जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समुद्रगुप्त यानी गुप्त वंश का जो अगला शासक होगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि जो पहला प्रथम शासक था यानी गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त थे, और श्रीगुप्त के बाद जो शासक बने वो उसका पुत्र यानी घटोत्कच। मैंने आपको बताया था कि श्रीगुप्त के द्वारा महाराजा की उपाधि धारण किया गया था, यानी श्रीगुप्त के द्वारा महाराजा की उपाधि धारण किया गया था, और उसके पुत्र घटोत्कच के द्वारा भी महाराजा की उपाधि धारण की गई थी। मैंने आपको यहाँ तक कल बताया था कि इन दोनों में से कोई भी एक प्रतापी राजा नहीं था। तो इसके बाद जो राजा आते हैं यानी घटोत्कच के बाद जो राजा बनता है यानी चंद्रगुप्त प्रथम, वो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है। और उसके द्वारा यानी हमने उसके बारे में बात किया था कि उसका जो उपाधि था उसके उपाधि का नाम था महाराजा धीराज। यानी उसके अगर बात करेंगे श्रीगुप्त और घटोत्कच के बारे में तो इनका उपाधि जो था वो महाराजा था, और चंद्रगुप्त प्रथम का जो उपाधि था वो महाराजा धीराज था। मैंने आपको यहाँ तक कल बताया था कि इसने लक्ष्मी साम्राज्य के राजकुमारी से कुमार देवी से शादी किया था और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, और सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन इसने शुरुआत किया था, और इसमें अपने पत्नी और उसके राजवंश का भी नाम ऐड करवाया था। तो यहाँ तक हम लोगों ने कल कर लिया था, और आज हम लोग को बात करना है उसके बाद यानी गुप्त वंश का जो अगला प्रतापी शासक होगा वो होगा समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का दोस्तों शासन पीरियड जो है वो 335 ईसा पूर्व से लेकर के 380 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इसकी जानकारी हमें समुद्रगुप्त के प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। यानी प्रयाग प्रशस्ति की अगर बात करेंगे, प्रयाग प्रशस्ति, तो इससे हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी प्राप्त होती है। मैंने आपको कल बताया था कि प्रयाग प्रशस्ति में ही लिखा गया है कि जो गुप्त वंश है उसके संस्थापक श्रीगुप्त थे, और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है। और ये प्रयाग प्रशस्ति जिसके द्वारा लिखा गया था उसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रयाग प्रशस्ति दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। यानी इसके जो लेखक थे, लेखक की अगर बात करें तो हरिसेन नाम आता है। हरिसेन के द्वारा ये लिखा गया था। यानी अगर हम बात करेंगे कि प्रयाग प्रशस्ति जो है इसके लेखक कौन थे तो हरिसेन है, हरिसेन। अगर आगे बात करेंगे कि समुद्रगुप्त राजा बनने के पूर्व इसने क्या किया था, अपने भाई और उसके साथियों के साथ युद्ध किया था। यानी हम लिख सकते हैं कि इसके अपने भाई कांचगुप्त और उसके साथियों के साथ युद्ध किया था। तो मतलब राजा बनने के पूर्व समुद्रगुप्त अपने भाई कांचगुप्त और उसके साथियों के साथ युद्ध किया था। दोस्तों इसका वर्णन हमें इसी प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। यानी प्रयाग प्रशस्ति, इसका वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में है। यानी अगर बात करें कि ये अपने भाई और उसके साथियों के साथ युद्ध किया था, इसका भी वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है, प्रयाग प्रशस्ति में दिया गया है। अगर बात करेंगे डॉक्टर स्मिथ के द्वारा, यानी डॉक्टर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। नेपोलियन कहा था।
कहा था। आप लोग भी बहुत सारे लोग सुने होंगे कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि ये किसके द्वारा कहा गया था। डॉक्टर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, लिख देंगे तो ज़्यादा ठीक है। हाँ, कहा था। तो आपको बता दें कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो डॉक्टर स्मिथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, तो आप इसको याद रखेंगे। डॉक्टर स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। और ये किस लिए कहा गया था, इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है, प्रशस्ति में ये बात की गई है कि इसने 100 युद्धों को जीता था। 100 युद्धों को जीता था। 100 युद्धों को इसने जीत लिया था। इस कारण इसको भारत का नेपोलियन माना जाता है। समुद्रगुप्त को दोस्तों, यानी समुद्रगुप्त का जो सिक्का था उस पर लक्ष्मी दोहित्र का, यानी अगर समुद्रगुप्त के बारे में अगर बात करेंगे उसके सिक्के के बारे में, तो समुद्रगुप्त के सिक्कों को क्या कहा गया, लक्ष्मी दोहित्र कहा गया उसके सिक्के को। तो क्यों कहा गया, इसके बारे में अभी बात करेंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। समुद्रगुप्त के सिक्कों को समुद्रगुप्त के सिक्कों को समुद्रगुप्त के सिक्के को लक्ष्मी दोहित्र कहा गया क्यों कहा गया, मैं आपको अभी बताऊंगा कि समुद्रगुप्त के सिक्कों को लक्ष्मी दोहित्र कहा गया। लक्ष्मी, मैंने आपको बताया कि समुद्रगुप्त यानी कि चंद्रगुप्त जो प्रथम था वो लक्ष्मी जो मतलब क्या बोलेंगे उसको, राजतंत्र जो था, यानी वहाँ से शादी किया था। यानी हम कहेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम लक्ष्मी राजवंश के पुत्री राजकुमारी के साथ किया था, तो इसके कारण उसको लक्ष्मी दोहित्र कहा गया है। तो इसके सिक्कों को लक्ष्मी दोहित्र के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछे जाएंगे कि समुद्रगुप्त के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है, या लक्ष्मी दोहित्र जो सिक्का है वो किसके शासनकाल में चलाए गए थे, तो समुद्रगुप्त हम लिख सकते हैं। आगे अगर बात करेंगे तो इसके द्वारा 6 प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किया गया था। यानी हम लिखेंगे कि समुद्रगुप्त के द्वारा 6 प्रकार के सिक्के को चलाया गया था। 6 प्रकार के सिक्कों को चलाया गया था। और ये 6 प्रकार के जो सिक्के हैं दोस्तों, उसके बारे में अभी बात करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। 6 प्रकार के सिक्के को चलाया गया। ये 6 प्रकार के सिक्के जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन सभी को आप याद करेंगे। अगर पहला बात करें दोस्तों, तो ये है गरुड़ प्रकार के सिक्के। दूसरा अगर बात करेंगे तो धनुर्धारी। तीसरा अगर बात करें तो परशु धनुर्धारी, और तीसरा है परशु। उसके बाद अगर बात करेंगे तो चौथा आपका आ जाएगा अश्वमेघ। और आपका 5वां जो आएगा दोस्तों वो व्याघ्र हनन। और जो छठा आएगा वो आपका आएगा वीणा। यानी अगर हम बात करेंगे कि दोस्तों, अगर
6 प्रकार के जो सिक्के चलाए गए थे समुद्रगुप्त के द्वारा, जिसमें गरुड़ प्रकार के सिक्के, धनुधारी प्रकार के सिक्के, परशु प्रकार के सिक्के, अश्वमेघ प्रकार के सिक्के, व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के और वीणा प्रकार के सिक्के। दोस्तों, वीणा शब्द से हमें यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त वीणा बजाने में जो है एकदम प्रयुक्त था, यानी माहिर था, और इसके शासनकाल में ये वीणा को मतलब महत्व देता था और पसंद करता था, इसलिए इसने वीणा प्रकार के भी सिक्के को प्रचलन किया था। तो अगर आगे बात करेंगे हम लोग, तो दोस्तों इसके द्वारा आर्यावर्त और दक्षिणापथ, यानी आर्यावर्त के योद्धाओं को भी हराया जाता है और दक्षिणापथ के योद्धाओं को भी हराया जाता है। तो आर्यावर्त किस भाग को बोलेंगे और दक्षिणापथ किस भाग को बोलेंगे, तो अगर हम ये यहाँ पे एक थोड़ा सा मैप बनाकर आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, कि अगर हम बोले ये वाला एरिया, अगर ये वाला एरिया में अगर हम ऐसे इंडिया के मैप में अगर बात करेंगे, तो ये जो साउथ वाले एरिया आपको दिख रहे होंगे, ये सब ये हो गया आपका दक्षिणापथ। और अगर हम बात करेंगे ये विंध्याचल के इस पार वाले एरिया को, तो ये हो गया उत्तरांचल या माने उत्तरी क्षेत्र बोल सकते हैं, या फिर इसको हम आर्यावर्त बोल सकते हैं। उत्तरी क्षेत्र अगर बोले तो भी सही है, या फिर आर्यावर्त अगर बोले आर्यावर्त तो भी इसको माना जाएगा। यानी आर्यावर्त ऊपर वाले क्षेत्रों को, और बीच में विंध्याचल, सतपुड़ा, और यहाँ पर जो है दक्षिणापथ बोला जाता है। तो इस वाले एरिया में इसने विजय प्राप्त किया था, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि आर्यावर्त के 9 राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। आर्यावर्त बोले तो ऊपर वाले एरिया, नॉर्थ वाले एरिया के अगर बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे आर्यावर्त के 9 शासकों को इसने पराजित किया था। इसने पराजित, किसने? समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया था दोस्तों, और उन साम्राज्य को अपने में मिला लिया था। और जब इसे परास्त कर दिया था, तो उनके साम्राज्य को, उसके साम्राज्य यानी उन सभी को मतलब हरा करके उनके साम्राज्य को अपने में मिला लिया, अपने क्षेत्र में मिला लिया। और अपने क्षेत्र में जो उनके साम्राज्य को मिलाया दोस्तों, अगर हम इसके बारे में बात करें, तो ये अगर हम इसके बारे में बोलेंगे, तो इनके साम्राज्य को अपने क्षेत्र में मिलाने का जो नीति था, इसको दोस्तों बोला जाता है प्रशभोदरन की नीति। यानी प्रशभोदरन पॉलिसी के अंतर्गत इसने आर्यावर्त के शासकों का साम्राज्य अपने क्षेत्र में मिला लेता है। आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाएं कि आर्यावर्त साम्राज्य यानी आर्यावर्त के सम्राटों को हराने के बाद उनके साम्राज्य को समुद्रगुप्त के द्वारा किस नीति के तहत अपने क्षेत्र में मिलाया जाता है, तो प्रशभोदरन की नीति के द्वारा। या फिर आएगा कि आर्यावर्त प्रशभोदरन की नीति के द्वारा समुद्रगुप्त के द्वारा किस एरिया को अपने क्षेत्र में मिलाया जाता है, आर्यावर्त, दक्षिणापथ, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आप आर्यावर्त को सही करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और आगे हम लोग अब बात करेंगे दोस्तों, और अभी हम लोग बात करेंगे कि इसके द्वारा जो 9 शासकों को पराजित किया गया था, उन 9 शासकों का नाम हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए इसको मिटा करके आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाएंगे। और अभी हम लोग ने बात किया था कि उसके समुद्रगुप्त के द्वारा आर्यावर्त के 9 शासकों को हराया जाता है। तो उन 9 शासकों का नाम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और इसे याद करने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो नाम आता है वो आता है रुद्रदेव प्रथम शासक। और आगे अगर बात करेंगे तो मत्तिल, दूसरा नंबर मत्तिल। तीसरा अगर बात करेंगे
तो नागदत्त, और उसके बाद अगर बात करें चौथा नंबर तो चंद्रवर्मा, और आगे बात करेंगे तो नागसेन। 5 नंबर अगर बात करें तो नागसेन, और छठा नंबर बात करेंगे तो गणपति नाग, हाँ गणपति नाग। और अगर सातवां अगर बात करेंगे दोस्तों तो नंदी। आठवां अगर बात करेंगे तो बलवर्मा, और अगर नवां अगर बात करें तो आपका आएगा लास्ट यानी कि अच्युत। ये 9 शासक हैं जिनको समुद्रगुप्त के द्वारा आर्यावर्त राज्य में हराए जाते हैं, आर्यावर्त के युद्ध में हराए जाते हैं। प्रथम रुद्रदेव, मत्तिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, नागसेन, गणपति नाग, नंदी, बलवर्मा और अच्युत। ये 9 शासकों को युद्ध में पराजित किया जाता है। और दोस्तों अगर दक्षिणापथ के बारे में बात करें, जैसे मैंने अभी आर्यावर्त के बारे में बात किया, तो दक्षिणापथ के राजाओं को भी चंद्रगुप्त के द्वारा हराया जाता है। दक्षिणापथ के 12 राजाओं को समुद्रगुप्त के द्वारा हराया जाता है, लेकिन उनके साम्राज्य को नहीं छीना जाता है, बल्कि उनसे धन दौलत, मुद्रा ये सब लेकर के उनके साम्राज्य को वापस कर दिया जाता है। तो उसके बारे में अभी बात करेंगे। आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि जो दक्षिणापथ था, दक्षिणापथ के 12 राजाओं को, यानी दक्षिणापथ में 12 राजाओं को हराया था। किसने? समुद्रगुप्त को हराया गया था। किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा दोस्तों हराया गया था। और इनका जो साम्राज्य था, मैंने आपको बताया कि इनके साम्राज्य को लौटा दिया जाता है, इनके साम्राज्य को छीना नहीं जाता। इनसे संपत्ति या फिर मुद्रा ये सब ले करके इनके साम्राज्य को वापस कर दिया जाता है। आगे अगर बात करेंगे, इनके साम्राज्य को वापस कर देता है। और इस नीति यानी इनके साम्राज्य को जो वापस करता है दोस्तों, इस नीति को क्या बोलेंगे? इस नीति को दोस्तों बोला जाता है ग्रहण मोक्षानुग्रहित। फिर से एक बार बोलेंगे, ग्रहण मोक्षानुग्रहित, ऐसे बोलेंगे आप लोग और याद कर लेंगे। मैंने आपको बताया कि यानी आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराया गया था। और उस समय की नीति जो थी वो प्रश्नभोद्रन नीति थी। और अभी जो नीति अपनाया गया, उस साम्राज्य को छीन लिया गया था और इस साम्राज्य को वापस कर दिया गया था। तो ग्रहण मोक्षानुग्रहित, तो इस नीति के नाम से जानते हैं। तो इस नीति को याद रखेंगे, किस नीति के तहत 12 राजाओं को हरा करके उनके साम्राज्य को वापस कर दिया जाता है समुद्रगुप्त के द्वारा। आगे हम लोग बात करेंगे कि इसके द्वारा दोस्तों और सारे राज्य को भी जीता जाता है, जैसे आट्विक राज्य, परमी राज्य या फिर सीमावर्ती राज्य, इसके द्वारा ये सभी राज्य जीते जाते हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं हम लोग, इसको अभी मिटा करके। आगे अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों इसने आट्विक राज्य, यानी आट्विक राज्य बोले तो जंगली प्रदेश को भी जीत लिया था, यानी जंगली आट्विक प्रदेश पर भी विजय प्राप्त किया था। कौन प्राप्त किया था दोस्तों? तो समुद्रगुप्त ने। मैंने आपको बताया कि समुद्रगुप्त के द्वारा दोस्तों आर्यावर्त के 9 शासकों को हराया जाता है और उनके प्रदेश यानी उनके साम्राज्य को छीन करके अपने साम्राज्य में मिला लेता है, अपने साम्राज्य में वृद्धि कर लेता है। उसके बाद क्या करता है दोस्तों, ये दक्षिणापथ के 12 शासकों को हराता है और 12 शासकों को हरा करके
उनसे संपत्ति लेकर के, रत्न लेकर के उसके साम्राज्य को वापस कर देता है। और इसने दोस्तों, मैंने बोला आट्विक राज्य यानी जंगली प्रदेश पर भी विजय प्राप्त करता है, और यहाँ तक कि ये सीमावर्ती क्षेत्र पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। यानी अगर आगे बात करें तो सीमावर्ती क्षेत्र पर भी विजय प्राप्त करता है। यानी सीमावर्ती क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो इस पर भी ये विजय प्राप्त कर लेता है। आगे अगर बात करें समुद्रगुप्त के बारे में, तो समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता है। तो इसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे कि समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता है, यज्ञ करवाया जाता है, लिख देते हैं करवाया जाता है। समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी करवाया जाता है। तो हमने यहाँ तक बात किया कि समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ भी करवाया जाता है, लेकिन ये अश्वमेध यज्ञ जो है दोस्तों, इसकी जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से नहीं मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति से नहीं मिलती है, इसकी जानकारी यानी नहीं मिलती है दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति जो था वो अश्वमेध यज्ञ होने के पहले ही लिख चुका होगा, यानी लिखा गया होगा अश्वमेध होने के पहले ही, और अश्वमेध यज्ञ उसके लिखे जाने के बाद में हुआ होगा, जिस कारण से इसमें ये जानकारी नहीं मिलती है कि उसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ भी करवाया गया था। आगे अगर हम बात करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में, तो समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। कविराज भी कहा जाता है दोस्तों। और वीणा बजाते हुए तस्वीर इसके सिक्कों पर मिलती है। अगर बात करें सिक्के के बारे में, तो वीणा बजाते हुए तस्वीर इसके सिक्कों पर मिली है, इसके सिक्कों पर मिला है, सिक्कों पर मिलता है या मिला है। यानी दोस्तों ये वीणा बजाने में मतलब निपुण था, या फिर वीणा से प्रेम करता था, यानी ये मतलब वीणा को पसंद करता था, इससे ये पता चलता है। इसलिए इसमें वीणा बजाते हुए तस्वीर इसके सिक्कों पर मिलता है। और मैंने आपको 6 प्रकार के सिक्के जो थे उसमें भी आपको बताया था कि इसके द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे वो कौन कौन से हैं, जिसमें गरुड़, धनुर्धारी, परशु, अश्वमेध, व्याघ्रहनन और वीणा था। तो हो गया होगा। आगे अगर बात करें हम लोग, तो दोस्तों शक और कुषाण को भी इसने हरा करके इसके द्वारा शक और कुषाण को भी हराया जाता है और इसकी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। अधीनता स्वीकार कर लेता है। कौन स्वीकार करता है? तो शक और कुषाण समुद्रगुप्त यानी गुप्त वंश की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब मौर्य डायनेस्टी कमज़ोर पड़ने लगा था तो ये दोनों का उदय हुआ था, यानी उसकी केंद्रीय सत्ता खत्म होने लगी थी, तो शक और कुषाण का उत्पत्ति हुआ था। और इन्हीं के बाद, यानी अगर हम बात करें कि इन्हीं से तुलना करने के लिए या फिर इन्हीं के विनाश करने के लिए 3 साम्राज्य का उदय होता है, जिसमें दोस्तों एक गुप्त वंश भी होता है, यानी गुप्त वंश का भी निर्माण होता है। और
अंत में यानी कि बात करें समुद्रगुप्त के द्वारा इनको भी परास्त कर दिया जाता है और इनके द्वारा अधीनता को स्वीकार कर लिया जाता है समुद्रगुप्त की। आगे हम बात करने वाले हैं समुद्रगुप्त यानी कि समुद्रगुप्त के बाद जो राजा आने वाला है वो आपका आएगा चंद्रगुप्त सेकंड, यानी चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में अगले क्लास में बात करेंगे। तो समुद्रगुप्त के बारे में जितनी जानकारियां थी हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और कल हम लोग बात करेंगे दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, जिसने अपनी उपाधि विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा वो, और बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स उसमें दिए गए हैं उनके बारे में, और काफ़ी प्रतापी शासक माने जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन आज का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।